नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल इस कार्यक्रम में स्वागत है। और भारतीय राजनीति और भारतीय कूटनीति के भीष्म पितामह, आप इसको सच मानिए भीष्म पितामह, क्योंकि जिन्होंने ख्रुश्चेव से लेकर पुतिन तक को देखा है, और यदि कैनेडी से कहें, कैनेडी से पहले के लोगों को भी देखा होगा, लेकिन कम से कम कैनेडी से लेकर के कहें तो आज भी जिस तरह की स्थितियां अमेरिका में हैं, चाहे कोई आए, ट्रंप आए या बाइडेन आए, उस राजनीति को समझने वाले, और नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, राहुल गांधी ब्रैकेट पे, उनके समझ, उनको नजदीक से जानने समझने वाले कुंवर नटवर सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। बहुत नमस्कार। मैंने आपका परिचय विदेश मंत्री के रूप में दिलाया। विदेश मंत्री तो आप रह चुके, कई मंत्रालय में आप रहे, लेकिन ये इस समय जब हम बात कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने तो ख्रुश्चेव से लेकर पुतिन तक को देखा है, आपकी पुस्तक में पुतिन का फोटो के साथ आपका चित्र है। लेकिन क्या हुआ है कि पुतिन ने कल ये कहा कि यूक्रेन पर हमने जो हमला किया है इसलिए किया कि वो नाजी हैं, मतलब हिटलरवादी हैं, और इसलिए उस पर हमला किया है। तो आप उनको स्टालिन मानते हैं कि आप पुतिन को हिटलर मानते हैं, कि जो उनका विरोध कर रहे हैं अमेरिका नाटो वाले वो हिटलरवादी हैं? आपकी नजर में क्या है? एक तरफ मैं मिला हूं 3-4 दफे पुतिन साहब से। वो विदेश नीति समझते हैं, कूटनीति समझते हैं। उनको 22 साल हो गए हैं प्रेसिडेंट हुए, पहले थे केजीबी में। तो जितना अनुभव इनको है कि दुनिया कैसे चलती है, देश कैसे चलता है, और किसी लीडर को नहीं है इस वक्त। सबसे सीनियर लीडर ये है। अच्छा, इनको ये लग रहा था कि नेटो वाले कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाए। तो ये कहा भाई ये हमें मंजूर नहीं है। बातचीत भी करी, यो हमेशा यूक्रेन हिस्सा रहा है यूएसएसआर का। 1991 जब यूएसएसआर टूटा तो ये अलग हो गए इसके लिए। अब आज जंग हो रहा है, मुझे लगता है कि कल तक सब खत्म हो जाएगा, ये सुना दे। अच्छा, नेटो ने कहा कि साहब हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे। अमेरिका ने भी खास करके। तो सैंक्शन से कुछ होगा नहीं। अच्छा, नेटो वालों की मीटिंग होनी चाहिए थी कल, वो हो रही है आज दोपहर को। क्या फायदा उसका, होगा नहीं। मगर जो ये हुआ है दुनिया के लिए ठीक नहीं है ये। तो हिटलर कौन है? हिटलर इधर वाला है उधर वाला? ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में जब ये जर्मनी की हार हो गई तो 10,000 जर्मन रह गए यूक्रेन में। अच्छा। तो उनके बच्चे इस वक्त वहाँ हैं। तो वो नाज़ी हैं। हाँ, वो अब उन्होंने वो लगा दिया है, पर ये असलियत है कि हजारों, उन्होंने कहा भाई वहाँ क्या करेंगे, वहाँ तो खत्म हो गया सारा, ये जीत गए, हम यहीं बच जाएंगे और क्या। तो उस हिसाब से, लेकिन पुतिन को आप किस रूप में, उनको तानाशाह की तरह मानते हैं या नहीं, कि उनको भी मानेंगे? जनता में लोकप्रिय हैं, क्या करते हैं? आलोक जी, और आर्थिक नाकेबंदी के बाद भी उसको झेलने की तैयारी कर चुके। आलोक जी, ऐसा है ना, इस वक्त उनके खिलाफ कोई है नहीं। सारा पोलिट ब्यूरो उनके साथ है, सारी सेंट्रल कमेटी उनके साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ है, और उनके रिश्ते हमसे अच्छे हैं, हिंदुस्तान उनके, और उनके रिश्ते चाइना से अच्छे। चाइना ने बड़ी होशियारी से इनकी मदद की है, ध्यान देकर इस वक्त। लेकिन आपने चाइना कहा, चाइना पर आपने भी इस किताब में भी लिखा है, एक जगह जिक्र है कि भाई उस समय जब ये ऐसा मौका आया था कि ख्रुश्चेव और माओ से तुंग के बीच में इतना टकराव कि हजारों लाखों सब जो है भाग गए कि सोवियत हम उसमें नहीं चाहिए। अरसे के बाद ऐसा मौका आया है जब चीन और रूस साथ हुए हैं, कम से कम भारत की दृष्टि से ये एक नया मोड़ है। उसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो इस जो वाकया हुआ है यूक्रेन में, इससे सारा अंतर्राष्ट्रीय नक्शा बदल गया बिल्कुल, कि अब वो आगे क्या होगा। क्योंकि या तो अगर ये नेटो वाले इनको रोक लेते तो दूसरी बात थी। अब ये तो इन्होंने कुछ किया, बयानबाजी की है, तो इसलिए सारी जियो पॉलिटिकल
शक्ल बदल गई दुनिया की। नहीं, चूंकि आपके चीन से भी, चूंकि आप तो वहाँ रहे भी, पोस्टेड भी रहे और दोनों सब देशों से बात करते रहे हैं, ये चीन और रूस का एक होने से भारत के लिए कितना खतरा है या क्या आगे संभावना आपको लगती है? वो रूस और चीन नज़दीक हो गए हैं, पर रूस ने ये कह दिया है कि इसका मतलब नहीं है कि हमारे रिश्ते भारतवर्ष से खराब हो जाएं, ये बायोलेटरल वगैरह है। तो और चीन को भी अब पता है कि हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। तो भारत की विदेश नीति इस समय कैसी है और कैसी होनी चाहिए? मैं साहब कोई 2014 में फरवरी में मैं गया अहमदाबाद श्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, ये प्रधानमंत्री नहीं थे। मैंने कहा आपसे कुछ मैं मांगने नहीं आया हूँ और मैं आपसे 20 साल बड़ा हूँ उम्र में। मैं ये आपसे कहने आया हूँ कि 6 महीने से मैं आपकी स्पीच सुन रहा हूँ रोज, आपने एक दिन जिक्र नहीं किया है विदेश नीति का, कूटनीति का। प्रधानमंत्री साहब होंगे तो अल्टीमेटली विदेश मंत्री प्राइम मिनिस्टर ही होता है, क्योंकि विदेश मंत्री को कोई बड़ी चीज करनी हो तो वो प्राइम मिनिस्टर से पूछता है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे, मगर जवाहरलाल नेहरू की बुनियादी फॉरेन पॉलिसी को आप नहीं बदल सकते और ना बदलिए। अब उसको नॉन मत कहिए, आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जवाहरलाल ने भी यही किया। मैंने कहा जवाहरलाल जी ने गलतियां की, बड़े लोग करते ही गलती है, बड़ी गलती है कश्मीर में, चाइना में, मगर मॉडर्न इंडिया के बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू है, इसमें कोई दो है। तो आज के भी इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी अलग नहीं हुई है। मैंने भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष, जैसे आप गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के आयोजकों में मैंने कहना चाहिए कि इंदिरा गांधी के समय में मैंने विज्ञान भवन में आपको देखा, सारा जुम्मा आपके जुम्मे था कि आपको करना है। 82 की बात है शायद, 83 की बात है, मैं सेक्रेटरी जनरल था उसका जी, समिट का। तो वो जो गुटनिरपेक्ष वाली भूमिका भारत की है अभी, या खाली वो नाम के लिए संगठन रह गया? नहीं, नॉन अलाइन का शब्द का प्रयोग नहीं करते, पर है तो नॉन अलाइन, किसी खेमे में नहीं है, ना अमेरिका के खेमे में, ना चीन के खेमे में। अपनी फॉरेन पॉलिसी है, दोस्ती रखते हैं रूस से भी, अमेरिका से भी, चीन से भी, अच्छी बात है। लेकिन अच्छा दोस्त कौन है? देखिए, रिलायबल फ्रेंड्स यदि आप कहें, जो भरोसे जिस पे कर सके। देखिए, हमेशा सुरक्षा परिषद में यूक्रेन ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन कई बार ऐसे मौका है जब रूस ने हमारा साथ दिया। अमेरिका तो जब मौका मिलता है तो बदलता रहता है, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी हमारे साथ, कभी चीन के साथ। कौन अच्छा दोस्त है तीनों ऐसा है कि विदेश नीति में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। पर हमारे स्टालिन के जाने के बाद सन 55 से रूस से रिश्ते अच्छे रहे और रूस ने हमारी मदद भी की है। क्रुश्चोव और बुल्गानिन जब यहाँ आए थे सन 60 में तो कश्मीर गए थे, तो वहाँ क्रुश्चोव ने ऐलान कर दिया कि कश्मीर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो बेचारे देखते रह गए सारे उनके दफ्तर के लोग, फॉरेन ऑफिस के, भाई आपने बयान दे दिया, उसने बयान। और जब से दे हैव सपोर्टेड कश्मीर। जब चीन और चाइना, हमारे और चीन से झगड़ा हुआ तो दोनों देखिए सोशलिस्ट देश थे, कम्युनिस्ट ही कहना चाहिए। कम्युनिस्ट थे। तो पहली दफे ये हुआ कि एक जब जंग हो रहा है तो एक कम्युनिस्ट देश ने दूसरे कम्युनिस्ट देश की मदद नहीं करी, रूस न्यूट्रल रहा। ये बहुत बड़ी बात है। तो उस दृष्टि से आप देखें कि अब ये जो धारणा बनी है, और रूस बीच बीच में थोड़ा नाराज भी होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रखें कि भारत का झुकाव, खास करके बीजेपी चूंकि सत्ता में आई है, तो राजनीति की दृष्टि से भी आप देखें कि वह विचार जिसको कहते हैं राइटिस्ट विंग आ गया है भारत में, वो अमेरिका की तरफ ज्यादा क्लोज हो गया है या हो रहा है, तो रूस नाराज तो होता होगा। तो उस दृष्टि से हमारा झुकाव क्या अमेरिका की तरफ बढ़ गया है? झुकाव है, मगर पुतिन यहाँ आ गए थे, टेलीफोन में कल बात हो गई। मैंने बात तो नहीं की बाइडेन साहब से, इनसे ही बात की। और
पुतिन यहाँ आए थे, कोई 2-3 महीने हुए जब हुए थे, उसके पहले भी आए थे, 3-4 दफे यहाँ हो गए। इनके जरिए से ये भी लगा कि चाइना हमको अब आँख नहीं दिखाएगा, क्योंकि रूस के रिश्ते नज़दीक के हो गए। तो जहाँ तक हमारी विदेश नीति का सवाल है, देखिए 100% तो ठीक नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं है, पर ठीक ही है। मैंने रूस से, अब आपको क्या लगता है पुतिन, अब ये यूक्रेन लगभग फतेही की तरह से है उसका, या तो किसी कठपुतली को बना देगा फिर चला जाएगा, क्या लगता है कि पुतिन आगे भी कोई और कदम पंजा जैसे बढ़ाते हैं? पहले उसे 2-3 देशों के साथ तो कर ही चुका है। यूक्रेन इनके नीचे आ जाएगा और यूक्रेन के अंदर बगावत चलती रहेगी, अंडरग्राउंड में बगावत, उसको इनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। ये जो बार बार कहा और जा फिर रहा ये नेटो भी इनकी मदद करती रहेगी, पैसे देगी, ये करेगी वो करेगी। तो इस वक्त मामला जटिल है। लेकिन ये जो बीच में तो खास करके हमारा मीडिया, भारतीय मीडिया तो और ज्यादा, विश्व युद्ध, महायुद्ध, आपको लगता है कि अब कोई देश जिस तरह के, चूंकि मैंने कहा ना सारी महाशक्तियों के बारे में आपको अंदाज है, क्या विश्व युद्ध महायुद्ध की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकता है? नहीं, कोई नहीं करेगा, यहाँ वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, चाहे वो चीन हो, चीन भी नहीं, कोई भी हो, कोई भी हो, क्योंकि वातावरण ऐसा बन गया है कि कोई कर नहीं सकता। और अगर वो मान लीजिए किसी देश ने शुरू किया तो दूसरे देश उसमें लग जाएंगे। यहाँ नहीं लगे, एक ही जगह की है, मगर ये लगा कि भाई ये फैल जाएगी, तो ये होगा नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा रूस ने के साथ हमने किया, पुतिन का स्वागत किया, अब ये S-400 भी उनसे ले रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन ने जो पिछले 1-2 साल में किया है, हमारी सीमाओं पर बार बार कोशिश की, घुसने की कोशिश की, हटाया भी गया, लेकिन फिर भी उसका तेवर कहीं कम नहीं हो रहा है। तो अब चूंकि आप जड़ से जानते हैं, और वो भी शी जिनपिंग इज आल्सो लाइक ए डिक्टेटर, बिल्कुल है ही, वो डिक्टेटर ही है, लाइक क्या मतलब इज डिक्टेटर। सो हाउ यू फील कि वो कितना भारत के लिए अभी और ज्यादा बड़ा खतरा करेगा? देखिए, कोई भी देश ये नहीं चाहता कि भारत एक सुपर पावर हो जाए। हमारी अहमियत तो है, वो जानते हैं भाई, अगर आप गिने हैं तो भारत दुनिया के देशों नंबर 4 आता है। हमसे आगे हैं अमेरिका, चाइना, रूस, फिर भारत हो जाता है। हम आगे हैं इंग्लैंड के, आगे हैं जर्मनी से, आगे हैं फ्रांस से, आगे हैं जापान से। तो देखिए, इन्होंने डोकलाम में कोशिश की तो मोदी जी अड़ गए 70 दिन, और उनको वापस हटना पड़ा मोदी से। अच्छा, उन्होंने लद्दाख में भी कोशिश की, लद्दाख में भी हमारे लोगों ने, क्योंकि हमारी फौज सन 62 की फौज नहीं है, चाइना की भी नहीं है, पर उनको पता लग गया है कि भाई ये कमज़ोर नहीं है जैसे पहले थे। तो मुझे नहीं लगता है कोई हमारे और चीन के बीच में कोई बड़ा दंगा होगा। लेकिन ये जो बीच में आपने, अब तो आप कांग्रेस पार्टी में आप तो उससे सक्रिय नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और खास करके इस समय जो उसके नेता है राहुल गांधी, और वो तो चीन आ गया, घुस गया, यहाँ इतने 1000 किलोमीटर अंदर ही घुस गया, इसके बारे में आपको क्या लगता है, कितना वो अंदर है या खाली परसेप्शन बना दिया है कि है? अब देखिए, मैं इस परिवार को इतने दिन से जानता हूँ, तो क्या कहें, अगर कम बयानबाजी करें तो अच्छा है। नहीं, मैंने सीमा में वो घुसा, मेरा मतलब मैं तो खाली उस पर जा रहा हूँ, चाहे वो कहें या एक अंतर्राष्ट्रीय, वैसे तो भारतीय सेना के पर भरोसा किया जाता है। आपको क्या लगता है कि चीन जो सीमा तय हुई थी, चूंकि आप तो कई समझौते वार्ताओं में आपके समय तय भी हुआ कि हम एक सीमा रेखा को मानेंगे, और वार्ताओं के कई दौर आज तक चलती रहते हैं, इस दृष्टि से चीन क्या कहीं पहले से उसकी स्थिति बेहतर हुई है, या भारत ने भी चूंकि सड़क बनाई अरुणाचल में, लद्दाख में, तो भारत की स्थिति उसके बराबर है? नहीं, देखिए, इस वक्त चीन नंबर 2 है दुनिया में, अमेरिका और चीन। जहाँ तक मुझे लगता है कि 20 बरस में चीन अमेरिका से आगे हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त एक बंटवारा हो गया है। एक तो ग्रुप हुआ है मिस्टर ट्रंप का, रिपब्लिकन पार्टी उसके हारने के बाद भी एक छोड़ के नहीं गया पार्टी को। अच्छा, उसने बयान दे दिया है पुतिन के फेवर में। कमाल है, वही मतलब अमेरिका और पुतिन के फेवर बोल रहा है। तो चाइना
बहुत ताकतवर बन जाएगा, नंबर वन पावर। मगर जब नंबर एक हो जाएंगे तो दुनिया तो बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आप चीन का इतिहास पढ़ें तो इट हैज़ बीन एक्सपेंशनिस्ट पावर, इसमें कोई दो नहीं है। उनके जो पुराने पुराने नक्शे में, उसमें आधा तो हिंदुस्तान है, पूरा बर्मा है, पूरा वियतनाम है, ये पुराने पुराने थे इनके, अब तो खैर बदल दिए हैं। या तो ये हो कि जैसे देखिए जहाँ इनकी जो बाउंड्री है, जैसे जहाँ है पीकिंग है, टिएनजिन है, शंघाई है, कैंटन है, ये, और उनके पीछे थोड़े 200 मील तक तो बड़ी तरक्की हुई है। मगर इस तरह इतने ही शिनचांग में लीजिए कोई तरक्की हुई नहीं। इसलिए तो जब तक सारे चाइना में इतनी तरक्की नहीं हो जाए जितनी के कोस्ट में हुई है, तब तक वो अपना रुख नहीं दिखाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद भी वैसे तो बुलाया, शी जिनपिंग को यहाँ स्वागत किया, इन्होंने भी अपनी तरफ पूरी कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि चीन के साथ रिश्ते सुधरने की संभावनाएं रहेंगी? देखिए इस वक्त तो फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो भी रहे एम्बेसडर चीन के अंदर। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 3-4 दफे चीन गए थे, यहाँ भी काफ़ी गए हुए हैं। मगर हमको वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमारी जो कूटनीति है, फॉरेन पॉलिसी है, और हमको चाइना में सबसे नंबर 1 दर्जे का एम्बेसडर भेजना चाहिए। और हमारी एम्बेसी के भी लोग जो है मिनिस्टर, काउंसलर, फर्स्ट सेक्रेटरी वगैरह, ये शुड बी 1। अच्छा, ये अच्छी बात हो गई है कि इस वक्त फॉरेन सर्विस में कम से कम 40 लोग हैं जो बड़ी अच्छी तरह से चाइनीज बोलते हैं। तो बने चीन के साथ हमारे आर्थिक संबंध भी बने रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं। हमको आगे रहना चाहिए, मगर हिंदुस्तान कमज़ोर नहीं है। और यूरोप के साथ के बारे में क्या सोचते हैं? ब्रिटेन जो वो तो राज ही किया है, कहता है वो 300 साल राज करने वाला। अच्छे रिश्ते हैं ब्रिटेन, जर्मनी, ये जो देश हैं, यूरोप के साथ हमारा कैसा रहेगा? यूरोपियन यूनियन के साथ? नहीं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी अच्छा है, किसी से हमारा कोई तनाव मनाव नहीं है। अच्छा, उनसे तिजारत भी बहुत है, उनसे आर्मामेंट्स भी बहुत आते हैं, और वो सब जो देश हैं यूरोप के, वो हिंदुस्तान को बड़ी अहमियत देते हैं। और इंग्लैंड से तो खैर दूसरी तरह के बिल्कुल पुराने, हम उनको जानते हैं, वो हमें जानते हैं। और ये जो खाड़ी के देश हैं, जो कभी एक इस्लामिक देश पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान पर भी आप ही एक्सपर्ट हैं, सबसे पुराने, तो पाकिस्तान के इस्लामिक, और अफगानिस्तान के भी अब तो पूरा ही तालिबान हो गया, इस दृष्टि से इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध आपके हिसाब से आज की स्थिति में और भविष्य में कैसे रहेंगे? सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया के लिए मुस्लिम वर्ल्ड इज प्रॉब्लम। अच्छा, कैसे प्रॉब्लम है? देखिए कि अब घुस गए हैं यूरोप में। फ्रांस में 7% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। अच्छा, हमारे लोगों को भी देखिए इस वक्त तो खामोश बैठे हुए हैं, 20 करोड़ हैं। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद देम। इंडोनेशिया में 250 मिलियन है। पूरी दुनिया में 54 मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं, सब के सब यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, तो उनको परवाह तो है ही। और ले लीजिए, मिडिल ईस्ट में ले लीजिए, खाड़ी में ले लीजिए, अफ्रीका में भी है, एक इनकी OIC भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। हमारे रिश्ते इनसे ठीक है, पर उसमें गहराई नहीं है जितनी गहराई होनी चाहिए इसके लिए। और एक भी मुश्किल देश ने ये नहीं कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा, जब बांग्लादेश हुआ था तो
सारे मुस्लिम देश खुश नहीं थे कि इन्होंने एक पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। मगर ये भी नहीं है कि हमारे इनसे कोई टकराव किसी बात का हो। अच्छी बातचीत है, ये आते हैं, हम जाते हैं, आते हैं। गल्फ में सारे हिंदुस्तानी हैं, खूब पैसे कमाते हैं करके, मगर हमारे लिए नहीं, इट्स इंटरनेशनल सिचुएशन। जैसे अब सिंचांग लीजिए, सिंचांग में मेजॉरिटी मुसलमानों की है और पीकिंग परेशान है, कभी इनके साथ क्या जाए। अच्छा, वो फिर लगे हुए हैं अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। तो हमारे लिए खतरा चीन से ज्यादा है कि ये इस्लामिक वर्ल्ड और पाकिस्तान से है? देखिए, इस वक्त तो खतरा हमें कोई नहीं है, कोई जंग हो या वो ये हो। यूँ कि हमने जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है 70-75 साल हो गए, तो धक्के भी लगे हैं, सफलता भी हुई है, मगर दुनिया हिंदुस्तान को देखती है कि भाई एक ये बड़ा मैच्योर देश है और इधर उधर घटिया काम नहीं करता है। तो ये इज्जत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे लोग बहुत लग गए कि भाई ये है, ये खराब है, वो खराब है। किस देश में नहीं है कमियां? हर एक देश के अंदर होती है। पाकिस्तान को लेकर अब क्या होगा? मतलब पाकिस्तान हालत उसकी आर्थिक भी खराब है, लेकिन उसका आतंकवाद तो कम होता नहीं है और भारत के खिलाफ चीन का सहारा लेके वो लगातार कर रहा है। इसका कोई उपाय है? या देखिए, जिस दिन हमारी मान लीजिए पाकिस्तान से सच में दोस्ती हो गई, तो पाकिस्तान की फौज क्या करेगी? इस वक्त तो वही राज करते हैं। जब वो कहेंगे कि भाई इनका तो हो गया दोस्ताना, हम क्या करेंगे, तो इसलिए दोस्ती कभी होगी नहीं। इसलिए नहीं कि वो सिविलियन गवर्नमेंट नहीं चाहती है, फौज नहीं चाहती है। वो कहेंगे हम क्या करेंगे भाई, हम सरकार कौन चलाता है? फौज चलाती है। प्राइम मिनिस्टर कौन चलता है? फौज चलाती है। दो रोनी। इसलिए जितनी नजदीक की दोस्ती होनी चाहिए वो कभी होगी नहीं। जैसे एक नरेंद्र मोदी जी ने, इनकी सरकार और संसद ने बाकायदा कश्मीर का जो बहुत ही ऐतिहासिक, वो डिमांड तो तब से थी और आप लोग भी कहते थे कि भाई 370 खत्म, तो टेम्परेरी थी, 370 खत्म कर दिया। क्या कोई ऐसा दिन देखा जा सकता है जब जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में हम वापस हमारे साथ मिला सकें? इस चूंकि एक एग्रेसिव मूड सेना का भी रहता है और सरकार का भी तेवर और संकल्प रहता है। नहीं, फिर तो बहुत जंग होगा ना, और पाकिस्तान के साथ और लोग मिल जाएंगे, तो स्टेटस को रहेगा। इसमें जो उन्होंने किया है वो इंटरनल मामला है, हमने किया है कि भाई दिखा दिया कश्मीर हमारी है और हम ये कर सकते हैं, 370 हटा के कर सकते हैं। मगर मैंने देखा कि कोई मेजर जंग होगा, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि पिटाई हो जाएगी, और जब होगी तो उनके साथ और मुसलमान लोग मिल जाएंगे। तनाव रहेगा, क्योंकि वहाँ की जो हालत है ना फौज की वजह से, वो मेन थिंग इज कि फौज। तो चलिए, ये माना जाना चाहिए कि भारत इस सारी स्थिति में आपके हिसाब से सुरक्षित है और सुपर पावर के चौथे नंबर पर रहने से उसको भविष्य में भी खतरा नहीं है। कम से कम, और रूस करे, चीन करे, अमेरिका कुछ भी करे, भारत जरूर निश्चिंत रह सकता है। हाँ, मेरी बिल्कुल ये राय है। चलिए, तो इस आशा और विश्वास जो नटवर सिंह जी 93 के हैं, और आप समझिए कि उन्होंने दुनिया देश तो देखा ही, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उनकी जो पकड़ है शायद दुनिया के किसी भी देश के राजनयिक के पास नहीं होगी। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला।